हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेके सीरियस हो तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मैंने बच्चे आपकी पूरी मैथ्स बुक में से 13 बेस्ट क्वेश्चन उठाए हैं। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड। मतलब यार क्वेश्चंस का लेवल आप खुद देख के बोलोगे कि सर वीडियो में मजा आ गया। और बच्चे, अगर आप इसी तरह से प्यार और सपोर्ट दिखाओगे इस चैनल पर इस वीडियो को, तो ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस इस सीरीज़ को हम और भी मतलब कि खींच सकते हैं। मतलब इस सीरीज़ में और भी हम वीडियोस ला सकते हैं। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए और इसी तरह से बच्चे लगे रहना, डटे रहना, क्योंकि हमारा सपना है कि बोर्ड एग्जाम्स में इस साल बोर्ड एग्जाम्स में जो सभी अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं और कोई भी बच्चा जो है वो मैथ्स के कंपार्टमेंट के पेपर में नहीं बैठने वाला। तो इसलिए बच्चे बोल रहा हूँ कि हमारे मिशन के साथ जुड़िए, मिशन बोर्ड 2026, जिसमें मतलब कि जो हमारी लेटेस्ट सीरीज़ चल रही है 13 डेज प्रो सीरीज़। बच्चे, उस सीरीज़ में आपको एक चैप्टर के अराउंड 50-60 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसलिए वो सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि उसमें मैंने सभी तरह के क्वेश्चन कवर किए, चाहे वो MCQ से लेके केस स्टडी तक, ठीक है। और इधर NCERT एग्जाम्पलर, PYQs, सब तरह के क्वेश्चन जो है ना इंक्लूड करें हैं। तो बिना किसी देरी के बच्चे एक पॉजिटिव और एक अच्छे मन से जो है वो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखो ये कहाँ से पूछा गया। तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस आपको देखना है कि जो क्वेश्चन कहां से पूछा गया। इफ A1 A2 A3 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस D, देन एवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो अब यहां पर हमें देख के पता लग रहा है कि सर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे अच्छी बात बताऊं बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आया, तो इसका मतलब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि 2026 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें tan इनवर्स को कुछ नहीं आता, मुझे tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाने से पहले देखो बच्चे यहां पर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A1 A2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP में दिए हुए हैं। AP में कोई नंबर कैसे होते हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चे, सेम होता है। ठीक है, अगर मैं कुछ टर्म्स लिखूं, अगर A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN, अगर ये AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है बच्चे वो सेम है, A2 माइनस A1, इधर A3 माइनस A2, ये सभी आपस में क्या है बच्चे, बराबर हैं। ठीक है, तो यहां पर उसी चीज का हम यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो यहां पर tan इनवर्स, अब A1 A2 है तो यहां पर मैं लिखूंगा A2 माइनस A1। D को मैंने कॉमन डिफरेंस होता है D का मतलब, तो इसको मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है। अब क्यों लिखा है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। प्लस इसको लिखेंगे हम, अब ध्यान से देखो यहां पर कितना A2 A3 है, इसको मैं लिखूंगा A3 माइनस A2, 1 प्लस A2 A3। तो यहां पर नेक्स्ट बच्चे कितना आएगा, tan इनवर्स, अब इसको क्या लिखोगे, A3 और A4 है, क्या लिखोगे, A4 माइनस A3 अपॉन 1 प्लस A3 A4। ठीक है, एंड सो ऑन। अब लास्ट में लिखोगे tan इनवर्स, इसको लिखोगे AN में से AN माइनस 1 घटा दो, 1 प्लस AN माइनस 1। ठीक है जी, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, लास्ट में जाके लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब ये आपको पता है ये फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है ये आपको पता है, ये है जी फॉर्मूला tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1 का। ठीक है, प्लस ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2 का। ये किसका बनेगा, tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3 का, एंड सो ऑन। अब लास्ट में बच्चे कितना है, tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स AN माइनस 1। ठीक है, तो ये इस तरह मैं लिख लिया। अब ध्यान से देखो बच्चे, tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A2, tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A3 कट गया। तो इस तरह से सभी टर्म्स जो हैं बच्चे आपस में कट जाएंगी। अब लास्ट में जाके बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, मुझे पता है कि कौन सी टर्म्स यहां पर रह जाएंगी। जैसे यहां पर tan इनवर्स A1 पक्का रह जाएगा, अब लास्ट में कौन रहेगा। अब इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ बच्चे, यहाँ पर शॉर्टकट का मतलब देखो, इससे पहले टर्म कौन सी होगी, इससे पहले होगी tan इनवर्स AN माइनस 1 माइनस tan इनवर्स AN माइनस 2, ये टर्म्स होंगी। जैसे AN में से AN माइनस 1 घटा है ना, तो AN माइनस 1 में से AN माइनस 2 जो है
उससे एक टर्म छोटी जो है, देखो a4 में से छोटी टर्म घटाई है, an-1 में से छोटी टर्म घटाई है, इस तरह से होगा। तो ये बच्चे देखो यहाँ पर अगर मैं ये ऐसे ही है तो ये आपस में यहाँ पर कट जाएगा। तो यानी कि रफ में अगर मैं समझाना चाहूँ, मैं समझा दिया कि ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म बच जाएगी। तो हमारे पास बच्चे लास्ट में कितना बचा, हमारे पास बचा tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स a1, ये बच गया। अब ये अगेन इसका फॉर्मूला लगा दो, अब फिर से वही फॉर्मूला वापस से लगा दो, ये होता है tan इनवर्स an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 an। अब ये आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर बच्चे कितना आया, ये वाला। और ये बिल्कुल एक्यूरेट, आई होप ये बच्चे आपको क्लियर है। और ट्रस्ट में बच्चे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे ये वेक्टर के अंदर से है, और वेक्टर का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। और ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। टू वेक्टर्स जे प्लस के, ये लिया टू साइड्स ए बी सी, ऐसे साइड्स के नाम लिखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए बी साइड जो है वो दी हुई है हमें जे प्लस के, ठीक है, और ए सी साइड हमें दी हुई है 3i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है बच्चे। अब यहां पर वो क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अगर मैं यहां से एक मीडियन ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां से एक मीडियन ड्रॉ करूं तो ये मीडियन बन गया आपका। अगर मैं इसको m लिख लूं बच्चे, आपको पता है ये मीडियन जो है वो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। अब हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है। इस पर मत जाना कि ये MCQ है बच्चे, ये जो है ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में इसी तरह से पूछा गया था, मैंने उसी तरह से क्वेश्चन रख लिया। अब लेंथ ऑफ मीडियन मुझे निकालनी है बच्चे, मतलब मुझे ये AM लेंथ जो है वो चाहिए। अगर मुझे AM लेंथ चाहिए बच्चे, उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं कि या तो मेरे को A और M पॉइंट पता लग जाए तो मैं उसकी लेंथ निकाल सकता हूं, बट यहां पर पॉइंट का कुछ भी नहीं दिया मेरे को, तो यहां पर मैं यूज करूंगा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि मैं, देखो बच्चे, मैं A से B गया, फिर मैं B से C तक चला गया, और यहां मैं डायरेक्टली A से C तक आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं BC निकालना चाहूं तो BC कितना आएगा, AC माइनस AB। तो BC वेक्टर बच्चे कितना आया, AC माइनस AB। अब AC है आपका 3i माइनस j, और ये AB है। 3i में से ये गया तो 3i आएगा, माइनस j में से ये गया तो कितना आएगा, माइनस j माइनस दिस, तो माइनस 2j। 4k में से k गया तो प्लस 3k। अब BC निकाल लिया मैंने। अब आपको पता है सेंस, M जो है, M इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देयरफॉर BM जो है, BM अगर मैं निकाल लूं तो वो हाफ ऑफ BC आएगा। इसका मतलब बच्चे BM वेक्टर कितना आ गया, BM वेक्टर आया 1/2 इंटू 3i माइनस 2j प्लस 3k। तो ये बच्चे आपका BM वेक्टर आ गया। मैं आपको पूरे अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ, 3/2i कैप माइनस j कैप प्लस 3/2 k कैप। अब BM निकाला, हमें निकालना क्या है, हमें AM निकालना है। अब बच्चे यहाँ पर हम फर्दर ट्रायंगल जो है वो AMB यूज कर लेते हैं। मैं A से B गया, फिर मैं गया B से M। ये देखो, मैं A से B गया, मैं B से M गया, मैं डायरेक्टली यहाँ पर A से M आ गया। ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं, बराबर। और मुझे ये AM जो है वो चाहिए कि ये मीडियन है। AB कहाँ पर है, AB आपका ये रहा J प्लस के, और BM आपके सामने पड़ा 3/2 के। इसको ऐड कितना आएगा, 3/2i कैप माइनस j प्लस j, 0j आएगा, ठीक है। 3/2 प्लस k तो 5/2k बनेगा। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया। अब मुझे मीडियन की लेंथ चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कितना आएगा 9/4 25/4। तो कितना बच्चे आ गया, √34/4। तो कितना आंसर आ गया, √34/2। तो देख लो कौन सी ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बच्चे जो है वो सॉल्व कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ जी थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखो जी कहाँ से है, मुझे वो बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना। और खुद से देखो, मैंने इन क्वेश्चन को, मैं चाहता तो मैं इनको एक सीक्वेंस में करवा सकता था, मैंने जानबूझ के इस तरह से रखा है ताकि आपको
नेक्स्ट पता ना हो कि कौन सा क्वेश्चन है। जिस तरह से पेपर में फीलिंग होती है वैसी फीलिंग आएगी। अब देखो आपको पता मिनिमाइज वाला क्वेश्चन, ये एलपीपी का क्वेश्चन है। अगर ये एलपीपी का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम बच्चे क्या करेंगे, हम लाइंस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन है हमारी x + 3y = 3। अगर मैं इसमें आपको पता है, इसमें हम हमेशा ऐसे करते हैं, ये ऑरेंज वाली लाइन है, ठीक है। x और y, x को 0 किया तो y 1 आया, y को 0 किया तो x 3 आया। तो मेरे पास 0,1 और 3,0 इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट मतलब पॉइंट आ गए, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं x + y = 2। इसमें भी सेम हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x और y, x को 0 किया तो y 2, इसको 0 किया तो ये 2 आ गया। तो 0,2 एंड 2,0। तो ये अपने लाइंस हमने निकाल ली। अब मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि चाहे अपने ग्राफ पे भी ड्रॉ करना है उसको, हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया करो, रफ में चाहे निकाल लो। जल्दी से हम निकाल सकते हैं x + 3y = 3, x + y = 2। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर कितना बच्चे आएगा, माइनस माइनस माइनस, ये आपस में कट गया। तो 2y = 1। तो y कितना आ गया बच्चे, 1/2। अगर y 1/2 है तो x कितना आया, 2 - 1/2, दैट मीन्स 3/2। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसको चाहे आप रफ में कर लिया करो, एक आपको आइडिया होगा कि हमारी लाइंस यहाँ पर कट करेंगी, ठीक है। देखो कोई भी जो टीचर है वो आपका ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली मतलब कि मैं वैसे अपनी तरफ से सजेशन दे रहा हूँ आपको, ग्राफ वो इतना एक्यूरेटली चेक नहीं करता कोई भी जो एग्जामिनर है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, बट इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि यस मेरी लाइंस जो है वो कैसे बनेंगी। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इससे मैं लाइंस जो पहले बना रखी हैं। ये देखो ब्लू लाइन है 0,2, 2,0, 0,1, 3,0, इस तरह से है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, ये आया जी 3/2, 3/2, 1/2। चेक भी कर लो, आप चेक कर सकते हो। x यहाँ पर 3/2 है, मतलब 1.5 उसके पास है, बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना है। अब इसके बाद हमारा मेन काम होता है बच्चे शेडिंग का। अगर आप शेडिंग को देखोगे तो ये जो लाइन है x + 3y 0, 0 फिल करेंगे अगर इसमें, तो ये क्या आ रहा है, 0 > 3, ये फॉल्स है। ये जो लाइन है x + y वाली 0 > 2, तो ये भी फॉल्स आ रही है। दोनों अवे फ्रॉम ओरिजिन आ रहे हैं। अगर दोनों अवे फ्रॉम ओरिजिन आ रहे हैं मतलब ये यार इधर को शेड करेगी, और अगर इधर को बच्चे शेड करेगी तो ये रीजन जो है इनको बताओ कौन सा आ गया। देखो बच्चे, मैंने बोला ना आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उठाए हैं, मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इतना पता लग गया कि हमारे ये 3 मतलब ये रीजन हमारा अनबाउंडेड है, तो हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं 3,0, ठीक है। अब ऐसा करो, z को लिखो बच्चे। z हमारा कितना है, z हमारा है 3x + 5y, 3x + 5y। पहला हमारा कॉर्नर पॉइंट है 0,2। इसमें अगर 0 फिल करेंगे 0 आएगा, 5 × 2 = 10, तो 10 आ गई इसकी वैल्यू। उसके बाद फिल करो जी 3,0, ये भी आसान वाला है, इसको पहले फिल कर लो। 3 × 3 + 0, तो कितना आया, 9। इसके बाद है जी आपका 3/2, 1/2। यहाँ पर 3/2 फिल कर लो, यहाँ पर 1/2, तो कितना आया, 9 + 5/2, तो इट इज बेसिकली 7 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है बच्चे, यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है मिनिमाइज। हमें पता है कि इन सब में मिनिमम वैल्यू कौन है, 7 आ रही है। अब 7 जो है, अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी है, अगर आपको मेरा माइंड मैप याद है, तो मैंने आपको बताया था कि ये 7 मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसको हमें चेक कैसे करोगे, ये अनबाउंडेड है। हमें क्या करना है, हमें z को दोबारा लिखना है। z कितना है, देखो z कितना है अपना 3x + 5y। हम ये बोल रहे हैं कि 7 जो है मिनिमम वैल्यू है। हम जानबूझ के उल्टा सोचेंगे कि हमारा z जो है वो 7 से भी छोटा आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसा करो, लाइन मकी बना लो, इसके भी वही पॉइंट सोच लो, ठीक है। x को 0 फिल करो तो y कितना आएगा, 7/5 है ना। तो 5 × 2 नहीं सॉरी 5 × 1 और यहाँ पर कितना आ गया 2 5 1.4। और अगर y को 0 करेंगे तो 7/3, तो 3 × 2 = 6, 2.3 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब एक बार जो देखो बच्चे 0,1.4 जो है पॉइंट 0,1.4 वो यहाँ पर कहीं पर होगा, है ना, 0,1.4, जस्ट रफ एक आइडिया। और 2.3,0 वो यहाँ पर होगा 2.3,
जीरो। अब हम एक बार ये चेक कर लिया, 3/2 और 1/2, देखो बच्चे 3/2 और 1/2 जब हमने फिल किया था तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली मतलब वो आपको पता है कि 3/2 और 5/2 हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, मतलब ये पॉइंट जो है इसके बीच में से आएगा। तो यहाँ पर हम लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ये लाइन जो है आपको पता डॉटेड बनेगी, ठीक है। तो ये लाइन जो है बच्चे डॉटेड बनेंगे, लाइन जो है मैंने बना ली, थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, ठीक है। अब लाइन जो है बच्चे देखो ध्यान से, ये लाइन है, ठीक है। अब आपको पता है अगर मैं इसकी शेडिंग करूंगा, इसकी शेडिंग अगर हम देखें, इसकी अगर बच्चे हम शेडिंग देखें तो ये बच्चे क्या आ रहा है 0<7 ट्रू आ रहा है। और अगर ये ट्रू है तो मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन ये शेड करेगी, ये टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करेगी, ये देखो जी। अब देखो बच्चे उधर हमारी शेडिंग है, इधर हमारी शेडिंग है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे नो कॉमन रीजन। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे नो कॉमन रीजन, नो कॉमन रीजन। अगर कुछ कॉमन नहीं आया देन 7 इज मिनिमम वैल्यू। अगर कुछ कॉमन आ जाता हम बोलते कि यहां पर मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए हो, मतलब एलपीपी का ये सबसे मतलब बोल सकते हो एडवांस क्वेश्चन है जितना आपका सिलेबस है, ठीक है जी। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जी। ये केस स्टडी लग रही है। अब देखो ये केस स्टडी कहां से मैंने पूछी है, मतलब ये कोई केस स्टडी में देखो बच्चे इतने क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, आपको पता है हमारे चैनल पर 2025 की मैंने सभी केस स्टडी सॉल्व करवाई हुई हैं। 100 MCQ के मैराथन जो है वो 2 या 3 पढ़े हैं हमारे चैनल पर, मतलब 300 MCQ तो आपके पास हैं। उसके अलावा हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के अलग से क्वेश्चन पढ़े, 3 नंबर के अलग से पढ़े हैं, काफ़ी कुछ है चैनल पर, ठीक है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ए टेक्निकल कंपनी इज डिजाइनिंग अ रेक्टेंगुलर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन on a roof by using 300 मीटर of boundary material। देखो बच्चे अगर आप देख पा रहे हो सोलर पैनल है, ठीक है। अब बाउंड्री मटीरियल उसके आसपास जो है बाउंड्री मटेरियल जो है वो कंपनी बनाती है। द डिजाइन इंक्लूड्स अ पार्टीशन रनिंग पैरेलल टू वन ऑफ द साइड डिवाइडिंग द एरिया ऑफ द रूफ इनटू 2 सेक्शन, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पार्टीशन। देखो बच्चे यहां पर परपेंडिकुलर, देखो पार्टीशन यहां पर है, अगर आप देख पा रहे हो ये पार्टीशन है, तो ये बच्चे हमारी पार्टीशन है। उन्होंने क्या बोला, देखो बाउंड्री मटेरियल सभी जगह पर पड़ेगा, यहां पर सब जगह बाउंड्री मटेरियल पड़ेगा इंक्लूडिंग इसके बीच में। उन्होंने क्या बोला लेंथ ऑफ द साइड परपेंडिकुलर टू पार्टीशन। अब बच्चे देखा जाए तो इसकी लेंथ जो है, इसकी बच्चे लेंथ जो है वो कितनी दी हुई है हमें x, यानी कि ये भी कितनी हुई बच्चे, ये भी हमारी हुई x। उसके बाद उन्होंने क्या बोला एंड द पैरेलल टू द पार्टीशन इज y। ये वाला हिस्सा जो है ये y है और ये वाला हिस्सा जो है वो y है। अगर आप देखो ध्यान से तो यहां पर भी बाउंड्री मटेरियल पड़ेगा, तो ये वाला हिस्सा भी कितना हुआ y हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन हम समझ गए, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द टोटल बाउंड्री मटेरियल यूज्ड इन द बाउंड्री एंड पैरेलल टू द पार्टीशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब आपको पता है हमारे पास बाउंड्री मटेरियल कितना बच्चे, वो है 300 मीटर। अब साइड पे बाउंड्री मटेरियल डालना मतलब पैरीमीटर की बात हो रही है, तो कितने x है यहाँ पर, 1 और 2 x है, यहाँ पर 2 x हैं बच्चे, और y कितने हैं 1 2 और 3 y हैं। इन सब जगह पर बाउंड्री मटेरियल यूज होना है वो कितना होना है 300 मीटर। तो पहला क्वेश्चन बच्चे आपका हो गया, ठीक है जी। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मकी क्या पूछा उन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है राइट द एरिया ऑफ सोलर पैनल एज ए फंक्शन ऑफ x। ओके, अब देखो बच्चे हमारी इक्वेशन कितनी थी वो लिख लेता हूं, वो थी हमारी 2x + 3y = 300। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया कितना है, वो रेक्टेंगल है, एरिया होता है x × y। अब उन्होंने बोला इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो आप यहां से y की वैल्यू निकाल लो। यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो 3y = 300 - 2x, तो विच इंप्लाइज y कितना आएगा 300 - 2x/3। तो हमारा बच्चे एरिया यहां पर निकाल लो, एरिया आएगा 1/3 x × 300 - 2x। तो बेसिकली हमारा एरिया आ गया 1/3 300x - 2x²। ये देखो दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया, 2 नंबर हमारे पक्के हो गए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द एरिया फंक्शन, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू डिटरमिन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम एरिया, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया। मतलब यार सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हैं,
तो डी ए बाई डी एक्स कर लो। सारा काम तो हम कर ही चुके हैं। आपको पता है अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत है तो आप हमारी इसकी ट्रिक्स वाली वीडियो देख सकते हो। आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स की सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वो एक वीडियो आपके लिए सफिशियंट है। तो 300 इंटू 1 माइनस 4x, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 के बराबर रखो। तो 300 इज इक्वल टू 4x। x कितना आया 300 बाई 4, कितना आया 4 7 28, 2 बच गया, यस 75 आ गया। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है तो इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव भी बच्चे कर दो, 1/3 0 माइनस 4, इट इज बेसिकली नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा। तो यहां पर एरिया क्या होगा, मैक्सिमा, जब x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 75। ओके, और क्या पूछा है, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया। अब मैक्सिमम एरिया कैसे बच्चे निकालेंगे, मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए आपको पता है एरिया का फॉर्मूला लिखो, वो कितना है 1/3 300x माइनस 2x स्क्वायर। तो 1/3 300 इंटू 75 माइनस 2 इंटू 75 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम एरिया का आपका मतलब कि वो है फॉर्मूला। इसको जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर आएगा 3750। तो हमने अपने 4 नंबर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया द कंपनी कैन इंक्लोज विद 300 मीटर ऑफ बाउंड्री मटीरियल कंसिडरिंग द पैरेलल पार्टीशन। तो बेसिकली है कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है, इसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। अब आपको पता है कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव करके जो है x की वैल्यू 75 निकाल ली है। अगर x की वैल्यू 75 निकाल ली है तो यहाँ पर 75 फिल करो। हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू है बच्चे 1/3 300 माइनस 4x, आई थिंक यही है, यस ठीक है। अब देखो बच्चे इसमें 76 फिल करोगे, अगर आप 76 को 4 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर कितना आएगा 24, तो 304 आएगा, 4 6 24, यस। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर हम इसको इससे पीछे नंबर से 44 सोच लो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये बच्चे बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो जब भी हमारा डेरिवेटिव का साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करता है तो वो पॉइंट कौन सा होता है बच्चे, मैक्सिमा का, वो हमें ऑलरेडी पता है। और मैक्सिमम एरिया हम ऑलरेडी बच्चे निकाल चुके हैं, वो तरीका यही है हमारा, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये हमारा यहीं पर कंप्लीट है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप पहचानो ये कौन सा क्वेश्चन है। देखो बच्चे, अगर आपने मेरी 3D की कोई भी वीडियो देखी है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 3D में ना गिने चुने क्वेश्चंस हैं। जैसे उसमें इमेज वाला क्वेश्चन है, शॉर्टर डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, एंगल वाला क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है। आपको पता है इमेज वाला क्वेश्चन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने वो करवाए हुए हैं। बट ये क्वेश्चन जो है बच्चे, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अब देखो इसको मैं समझाने की थोड़ा कोशिश करूंगा क्वेश्चन को, देखना। क्योंकि अगर आपने बच्चे मेरी वो वीडियोस देखी हैं, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कोई और है, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरह से सॉल्व होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। मतलब इसको मैं नेक्स्ट 3D की जितनी वीडियोस आएंगी उसमें मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट मान लूँ, अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहूँ, यहाँ पर एक पॉइंट है 2 -1 and 3, इसका नाम रख लो P, ठीक है। अब जानबूझ के मैं यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूँ बच्चे, ये समझ लो ये लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है। अब ये लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है। अगर मैं इसको पैरामीट्रिक कार्टेशियन फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है x -2 डिवाइड बाई 3 y +1 डिवाइड बाई 6 और z -2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो नॉर्मली जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होता है ना पॉइंट और लाइन के बीच में, हम ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं। सर जी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना आता है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, हमें ये क्वेश्चन आता है, ये इमेज वाला क्वेश्चन ही है। बट यहां पर बच्चे आप गलत हो, यहां पर एक चीज ने पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया। यहां पर क्या लिखा हुआ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 -1 3 फ्रॉम द लाइन मेजर्ड पैरेलल टू z एक्सिस। मतलब ये डिस्टेंस कैसे निकालना है हमें, जो पैरेलल टू z एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। और बच्चे ये पैरेलल टू z एक्सिस है। अगर मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिखाना चाहूँ,
समझ लो ये लाइन जो है वो ऐसे है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा विजिबल हो पाए कि मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखो नॉर्मली हम ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कवर करते हैं, नॉर्मली हम ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं जो परपेंडिकुलर होता है, बट यहाँ पर ये परपेंडिकुलर नहीं है, मेजर्ड पैरेलल टू जेड एक्सिस है। तो अगर ये जेड एक्सिस है, वैसे मैंने एक्सिस गलत बना ली, यहाँ पर एक्सिस मैंने यहाँ पर गलत बनाई है, तो चलो थोड़ा बात कोई बात नहीं, देख लेते हैं किस तरह से करना है इसको। ये कुछ ऐसे है बच्चे, ये कुछ ऐसे है, ये आपकी वाई एक्सिस है सपोज, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखो बच्चे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पर कि ये जो डिस्टेंस हमें निकालना है ये पैरेलल टू जेड एक्सिस निकालना है, परपेंडिकुलर नहीं निकालना, और इससे पूरा क्वेश्चन जो है आपका चेंज हो गया। अब देखो क्वेश्चन चेंज होगा, करना कैसे है, चलो वो बताओ। अब देखो बच्चे ये मान लो सपोज एम पॉइंट है, नॉर्मली हमारे लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, बट यहां पर वो नहीं है। अब इसको कैसे करना है, अब देखो बच्चे हमारे पास और कोई भी फॉर्मूला नहीं है डिस्टेंस निकालने का, तो हम क्या करेंगे, हम ये सपोज कर लेते हैं पी एम भी एक लाइन है बच्चे, पी एम भी एक लाइन है, लाइन पी एम, अगर मैं पी एम की बात करूं, इज पासिंग थ्रू, आपको पता है किससे पास कर रही है, 2-1 3 से पास कर रही है, इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। और अगर ये जेड एक्सिस के पैरेलल है तो ये हमारा पैरेलल वेक्टर का काम करेगा, ये हमारा पैरेलल वेक्टर का काम करेगा। आपको पता है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है। तो आपको पता है जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज कितने होते हैं, 0 0 1। तो लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी, x-2/0 y+1/0 z-3/1। तो ये मैंने जेड एक्सिस में की लाइन की इक्वेशन लिख ली। अब आप क्या करोगे, एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन, तो कैसे निकालोगे इसको, m सपोज कर लो, ठीक है, इसको लैम्डा के बराबर रखो, तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 0 +2 आएगी, 0 -1 आएगी, लैम्डा +3 आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो एनी पॉइंट ऑन लाइन L2, ये आपकी L2 है, इसको रख लो जी म्यू के इक्वल। तो अब यहां पर n पॉइंट जो है बच्चे वो कैसे आएगा, एनी पॉइंट ऑन लाइन L2, n पॉइंट मान लो सपोज, कोई भी पॉइंट मान लो, तो कितना आएगा, 3 म्यू +2, तो 6 म्यू -1 और 2 म्यू +2। तो बेसिकली यहां पर मैं क्या निकाल, देखो आपको पता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता तो मेरे को निकालने का तरीका इसका आता है, बट यहां पर क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो अगर सिंस हम क्या लिखेंगे, सिंस बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो देयरफॉर अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पॉइंट्स जो है मस्ट बी सेम। तो 3 म्यू +2 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 के। तो यहां से म्यू की वैल्यू बच्चे 0 आ गई, ये इसकी कोई फायदा नहीं है। लैम्डा +3 अगर आप इसमें चेक करोगे, ठीक है बच्चे, अगर लैम्डा +3 इज इक्वल टू 2 म्यू, इसको आपस में इक्वल रख लो, लैम्डा +3 इज इक्वल टू 2 × 0 + 2। हम ऐसे ही करते हैं, लैम्डा कितना आ गया, 2 - 3, दैट मीन्स -1। आप चेक कर लो, थर्ड पॉइंट चेक कर लो, थर्ड पॉइंट अगर हम चेक करने जाएंगे, ये कितना है, -1, यहाँ पर कितना है, 6 म्यू -1, ये कितना बच्चे आएगा, यहाँ पर 0 फिल करोगे तो कितना आएगा, 0 - 1 इज इक्वल टू -1। मतलब ये ट्रू है, मतलब लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऑब्वियसली बात है इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा फिर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी में भी वैल्यू फिल कर लो यार, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी में वैल्यू फिल कर लो। मैं यहीं पर फिल कर रहा हूँ, 2 - 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो कितना आएगा, 2 - 1, और अगर मैं यहाँ पर -1 फिल करता हूँ तो कितना आएगा, 2। बस m पॉइंट आ गया। अब जैसे ही m पॉइंट आ गया हम ये डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस निकाल लो जी, PM डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। अब आपको पता है कि P पॉइंट है 2 - 1 3 और m पॉइंट है 2 - 1 2। एक बार P पॉइंट चेक कर लो, 2 - यस बिल्कुल सही है। अब डिस्टेंस निकालना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर, तो बच्चे कितना आ गया, डिस्टेंस 1। तो इस तरह से हमने इस मतलब कि मुश्किल से लगने वाले क्वेश्चन को भी, मतलब ये नया क्वेश्चन है जो हमारे क्वेश्चंस में ऐड हो गया। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जी। ये कहाँ से पूछा गया, सर ये तो रिलेशन एंड फंक्शन में से पूछा गया, और हमें
मतलब कि कैसे करना है इसको, हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिलेशन कैसे बना हुआ है, एक्स वाई इज एन इररेशनल नंबर, मतलब अगर दोनों नंबर जो है रिलेशन में तब आएंगे अगर उनका प्रोडक्ट जो है वो एक रैशनल नंबर है। और एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर में से आ रहे हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेट हम मान लेते हैं कि 2,2 का रिलेशन है। इसका मतलब क्या बना, 2 इंटू 2 इज एन इररेशनल नंबर, इज एन इररेशनल नंबर, विच एम्प्लाइज 4 इज एन इररेशनल नंबर। तो विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, ये गलत है बच्चे, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 2,2 का रिलेशन नहीं है, इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहां पर ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, दूसरे पार्ट की बात करते हैं, सिमेट्रिक की। अब देखो सिमेट्रिक में बच्चे क्या होता है, हमें दो एलिमेंट्स लेने होते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब ये हमें देखने में लग रहा है कि सिमेट्रिक है। अगर एक्स वाई रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर है, सोच के देखा करो बच्चे, रिफ्लेक्सिव में हमें क्या प्रूव करना होता है कि अगर सीधा रिलेशन है तो उल्टा भी होना चाहिए, अगर एक्स वाई का रिलेशन है तो वाई एक्स का भी होना चाहिए। हमें पता है कि लेट एक्स वाई का रिलेशन है, हमने मान लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स इंटू वाई इज एन इररेशनल नंबर। अब बच्चे आपको पता है अगर ये इररेशनल नंबर है, विच एम्प्लाइज y इंटू एक्स भी तो एक इररेशनल नंबर होगा, और अगर y और x भी इररेशनल नंबर है, इसका मतलब y x का भी रिलेशन बन गया। इसका मतलब रिलेशन हमारा क्या हो गया बच्चे, यहां पर सिमेट्रिक। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए हमें इसके नंबर्स जो हैं बच्चे, होगी ना, ये ट्रांजिटिव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मैंने एग्जांपल आपके लिए सोच के रखे हुए हैं, 1√2। आप सोच के देखो 1,√2 क्या बना, ये रिलेशन में है। क्यों, क्योंकि 1 इंटू √2 करोगे, ये एक इररेशनल नंबर है, ये एक इररेशनल नंबर है, इज एन इररेशनल नंबर। अब यहां पर √2 ही होना चाहिए। अब इसके लिए मैं जानबूझ के 2 ले रहा हूं ताकि ये क्या बने, √2 इंटू 2, ये भी एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, अब आपको पता है ट्रांजिटिव होने के लिए विच एम्प्लाइज 1,2 आल्सो बिलोंग्स टू आर, विच एम्प्लाइज 1 इंटू 2 इज एन इररेशनल नंबर, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग बच्चे, क्योंकि 1 इंटू 2 है, वो तो एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये देखो बच्चे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये मैट्रिसेस के अंदर से बच्चे क्वेश्चन पूछा है, और ट्रस्ट मी बच्चे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, मुझे नया लगा इसलिए मैंने इंक्लूड करा है। देखो क्या पूछा उन्होंने, पहला पार्ट तो आसान है इसका, पहला पार्ट इसका आसान है कि शो करो, ये वाला शो करना है, तो हमें शो करना आता है ये a इंटू ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 -1 और 2, यहां पर भी लिखो 2 3 -1 और 2, मल्टीप्लाई बच्चे करो इनको, 2 2 ज़ा 4 -3, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, -2 -2, उसके बाद -3 +4। तो बच्चे ए स्क्वायर जो है हमारे पास कितना आया, 1 12 -4 और 1। देखो जी ये आपका ए स्क्वायर आ गया। जल्दी से बताओ ये बिल्कुल सही है, कोई गलती तो नहीं हुई ना। तो ए स्क्वायर आ गया बच्चे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद -4a, मतलब इसमें हमें फिल करनी सारी वैल्यूज, ए स्क्वायर -4a + 7i, इसमें फिल करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है, 1 12 -4 और 1, -4a, 4a कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, -4 4 2 ज़ा 8 + 7i, 7i कितना होगा, 7007। ठीक है, क्या कितना आया, 1 -8 -7 -7 + 7 0, 12 - 12 0 0 0 ही आएगा, -4 + 4 0 ही आएगा, 1 -8 -7 + 7 0 ही आएगा। तो ये हमने बच्चे प्रूव कर दिया, a स्क्वायर -4a + 7i = 0 ही है। अब ये प्रॉब्लम हमें दे सकता है कि A5 कैलकुलेट करना है। अब A5 बच्चे कैसे कैलकुलेट, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, वो लिखा हुआ है यूजिंग दिस रिजल्ट कैलकुलेट A5। अब देखो कैसे यूज करना है।
देखो कुछ बच्चों को लगेगा सर, देखो कुछ बच्चों को लगेगा सर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर लो, A4 आ जाएगा, फिर A5 भी आ जाएगा। बच्चे यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू मतलब इस तरह से हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने बोला यूजिंग दिस रिजल्ट। ये बहुत ध्यान में रखना कि इस रिजल्ट को यूज करते हुए हमें ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7i, इस तरह से कर लो, ठीक है। अब हमें इसको ऑब्वियसली बात है, तो क्या करेंगे, इसको a से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड्स, तो मेरे पास कितना आएगा 4a माइनस 7ia। अब आपको पता है ये कितना बनेगा a क्यूब, ये कितना बनेगा 4a स्क्वायर माइनस 7, i को a से मल्टीप्लाई करेंगे a ही आएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पर फिर से a स्क्वायर की वैल्यू फिल करेंगे 4a माइनस 7i माइनस 7a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 16a माइनस 28i माइनस 7a, तो कितना बन गया, a क्यूब की वैल्यू कितनी आई, 16 में से 7 गए तो आया जी 9a माइनस 28i, ठीक है। फिर से ऐसा करते हैं, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा a क्यूब 28ia स्क्वायर। अब 9a क्यूब की वैल्यू है हमारे पास 9a माइनस 28i माइनस 28i a स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा बच्चे 9 9 81a। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा हो क्वेश्चन, बट अगर पेपर में बच्चे ऐसे प्रूव करना है तो इसको ऐसे ही प्रूव करना पड़ेगा। 28 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 को बच्चे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28 इंटू 9 252 माइनस 252i, ठीक है। अब यहाँ पर 28 a स्क्वायर वो है 4a माइनस 7i, यही है ना 4a माइनस 7i। आओ इसको सॉल्व करते हैं, तो 81a माइनस 252i माइनस 28 को बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112a प्लस 28 को बच्चे 28 को जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 196i। अब देखो A5 की फाइनल वैल्यू कितनी आई है, तो 81 में से 112 माइनस करेंगे तो माइनस के 31a और 196 में से माइनस 252 तो माइनस 56i। ये बच्चे आपका आंसर आया, ठीक है। अब हमें एग्जैक्टली इसका आंसर भी बताना पड़ेगा कि कितना आएगा, तो A5 इज इक्वल टू माइनस 31a। a कितना हमारा वो है जी 2 3 माइनस 1 2 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 56i, इस तरह से है। सॉल्व करो जी इसको, माइनस 62 माइनस कितना आया 93 3 1 3 3 9, ठीक है। 31 पर माइनस के 62, ये बना जी 56 0 0 56, यहाँ माइनस है बीच में। तो A5 कितना आया माइनस 62 माइनस 56, तो 8 माइनस 118 माइनस 93 31 और माइनस 118। ये बच्चे आपका आंसर है। मुझे एक बार आंसर चेक करने दो, एक बार आंसर यस बिल्कुल सही है। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आपको आ सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। इसमें नई बात ये थी बच्चे, उन्हें ये बोला कि इस रिजल्ट को यूज़ करके ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो बच्चे, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा है सर, ये हमें मैंने बस लास्ट लाइन पढ़ ली सर, ये मैट्रिक्स मेथड लिखा हुआ है। मैट्रिक्स मेथड तो लिखा हुआ है, बस इसमें क्या है, कई बार इक्वेशंस बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो अमाउंट ऑफ 10,000 इज टू पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10%, 12% एंड 15% पर एनम। तो 10,000 की जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट करनी है इस पर्पज से। 3 जगह इन्वेस्टमेंट की है, 10%, 12% और 15%। द कंबाइंड एनुअल इनकम ऑफ ऑल 3 इन्वेस्टमेंट इज 1310। हाउएवर द कंबाइंड एनुअल इनकम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट इज 190 शॉर्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम द थर्ड यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें इक्वेशंस बनाना मुश्किल है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे समझ लिया करो। इसमें देखो बच्चे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। टोटल हमने 3 तरह के इन्वेस्टमेंट करी हैं। एक को मान लो x, एक को मान लो y, एक को मान लो z। तो पहली इक्वेशन तो बच्चे ये बनी, मैंने तीनों इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपए डाले।
ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो उन्होंने बोला कंबाइंड एनुअल इनकम, अगर मुझे 10% इसमें से इंटरेस्ट मिले पहले में से, देखो मैंने पहले में एक्स मतलब देखो इसका मतलब ये है बच्चे कि मैंने पहले में एक्स रुपए लगाए हैं, दूसरे में वाई रुपए लगाए हैं, तीसरे में जेड रुपीस लगाए हैं, ठीक है। अब पहले में जितने भी रुपीस लगे हैं उसका 10% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे में जितने भी मैंने पैसे लगाए हैं उसका मुझे 12% जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, और तीसरे में 15% का मुझे इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, और टोटल इनकम मुझे मिलेगी 1310, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, हाउ आर द कंबाइंड एनुअल इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की बच्चे जो इनकम है, फर्स्ट और सेकंड की जो इनकम है वो 190 शॉर्ट है थर्ड इनकम से, थर्ड की इनकम जो है वो इतनी है -190, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको बच्चे बनानी है, थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं इसको। x + y + z, ये आएगा बच्चे 10,000 के बराबर। अब यहाँ बच्चे मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कट करो इसको, इसका एलसीएम ले लो, सेम ही आएगा, ये बनेगा 10x + 12y + 15z। तो 100 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 00, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम है, इस 15z को इधर ले आओ बच्चे, 10x + 12y - 15z, क्योंकि नीचे एलसीएम अगर लेंगे तो -50 = कितना बच्चे आएगा -190, उसके पीछे 00। तो 3 इक्वेशंस बच्चे मैंने बना ली। अब इसको मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है, तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेते हैं। अब देखो बच्चे ये आपकी इक्वेशन तो मैट्रिक्स मेथड में लिख लिया। सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा 1, तो यहाँ पर 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस कर लो यार, तो 180 है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा -180 -180 -1, तो इसको इससे करेंगे तो -150 -150, एक जैसी टर्म्स ही आ रही है ना। फिर 1 को इससे करेंगे तो 120 -120, तो ये 0 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया -360, और ये कितना बन गया +300, तो बेसिकली आ गया -60, ठीक है, जो 0 के बराबर नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो A11 A12 A13, अब आपको पता है यहाँ प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, पहले लिख लिया करो। A11 कितना आएगा -360, तो यहाँ पर आएगा -360, फिर आएगा जी -300, ये बन जाएगा +300, और ये बन जाएगा कि 0, तो आंसर कितना आया 0। अब सेम वे से A21 निकाल लो, A21 A22 A23, तो कोफैक्टर बच्चे आपको निकाल, और बिना गलती के निकालने हैं, ये वाला बात हो रही है। -15 -12, तो यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, कितना यहाँ पर था ना -15 -12, तो कितना बच्चे बना -27, तो +27। तो 2 की बात करते हैं, -15 -10, तो -25, तो बेसिकली -25 आ गया। ये 2-3 की बात करते हैं, 12 - 10, तो 2 आ गया, तो इट इज़ -2। लास्ट आ गया बच्चे, लास्ट को फैक्टर निकालते हैं। लास्ट है जी 31 32 33, तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर 15 - 2, तो कितना आ गया 12, 3 आ गया ना, तो +3 आएगा, ये 3 2 कितना आएगा 15 - 10 5 -5 आ गया, 3 3 12 - 2, तो 2 आ गया। तो ये बच्चे कोफैक्टर सारे आ गए। अब हमें क्या लिखना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, पहले कोफैक्टर हैं आपके -360 300 0, उसके बाद है 27 -25 और -2, ठीक है, 3 -5। देखो मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे मेरे साथ साथ सॉल्व करो ताकि आपको एक्यूरेसी आपकी पता लगे। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए, जल्दी से एडजॉइंट ए निकालते हैं बच्चे। एडजॉइंट ए मतलब इसका कोफैक्टर कर दो, सॉरी ट्रांसपोज कर दो, -360 300 0, 27 -25 -2, 3 -5 और 2। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कितना फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स बच्चे कितना आ गया -1/60। अब इसको दोबारा से लिख लो रिपीट करके, ठीक है। तो अब बच्चे अब नेक्स्ट पेज पे हमें इसको सॉर्ट आउट करना है, तो वो हम कर लेते हैं, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ।
अब बच्चे देखो यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था आपका, तो जस्ट मैंने पूरी कैलकुलेशन लिखी है ताकि आप अपना आंसर चेक कर पाओ कि आपसे गलती कहाँ पर हो पा रही है, तो देख लेना प्लीज़। तो इस तरह से पहले बॉन्ड में हमने 2,000 रुपये लगाए, फिर 3,000 फिर 5,000, तो ये आपका चाहिए आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेरिवेटिव में से है, और डेरिवेटिव में मॉड वाले क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहे हैं। पेपर में सबसे पहले आपको क्वेश्चन आया था मॉड वाला, इसका डेरिवेटिव करो। फिर आपको क्वेश्चन आया था इस तरह से 25 में कि tan x का मॉड है और f डैश पाई बाई 3 फाइंड करो, तो मैंने उससे भी एडवांस क्वेश्चन निकाला है ये वाला। इसमें दो फंक्शन है, मतलब cos x माइनस साइन x। जब भी मॉड आए और लिखा हो कि डेरिवेटिव फाइंड करो f डैश पाई बाई 6, मतलब किसी खास वैल्यू पर, आपको ये चेक करना है कि मॉड जो है वो वहां पर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ये आपको चेक करना है प्लीज। इंटीग्रेशन में भी सेम चीज आपको हेल्प कर सकती है। अभी 30 डिग्री है, पाई बाई 6 का मतलब है 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री पर चेक करना है, तो अगर हम देखें तो यहां पर cos जो है बच्चे वो हमेशा साइन से बड़ा है। चेक कर लो cos 30 कितना होता है, cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब चेक कर लेना बच्चे, cos 30 होता है √3/2 और वो होता है 1/2, तो क्लियरली cos बड़ा है। और अगर cos बड़ा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6 f(x), मतलब ये जो मॉड फंक्शन है हमारा, इसकी वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव आ रही है मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। अगर नेगेटिव आती तो मैं इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देता। आपको पता मॉड फंक्शन इसी तरह से डिफाइन होता है कि पॉजिटिव अगर x की वैल्यू 0, 0 से बड़ी है, नेगेटिव अगर x 0, 0 से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसलिए पॉजिटिव साइन है इसके आगे। अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो मैं इसके आगे नेगेटिव साइन डाल देता। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करना बहुत आसान है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का कॉस। अब हमें f डैश पाई बाय 6 फाइंड करना है, तो फाइंड कर लेते हैं। माइनस साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। अभी दोनों वैल्यूज अभी आपको पता ही है कितनी है, -1/2 माइनस √3/2, तो बेसिकली आया 1 + √3/2। तो ये बच्चे आपका आंसर है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये देखो इंटीग्रेशन का बेस्ट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। हमें अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा क्योंकि अंडर रूट वगैरह है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि सर हम इसको रैशनलाइज करते हैं। आओ रैशनलाइज करते हैं इसको। तो जैसे ही हम इसको रैशनलाइज बच्चे करेंगे, x माइनस ए, यहाँ पर है x प्लस ए और यहाँ पर लिखो x प्लस ए। रैशनलाइज कर लिया, पहला स्टेप आपको क्लियर है। अब आपको पता है ऊपर जो है वो स्क्वायर बन जाएगा, वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। नीचे कितना बनेगा, a² माइनस a², ठीक है। अब यहाँ पर आके हम फंस गए बच्चे, यहाँ पर आके हम फंस गए। अब हमें पता है बच्चे हमें क्या करना है। अब देखो बच्चे यहाँ पर देखो देखा जाए तो अगर इसको मैं सेपरेट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ, ये इतना बनेगा, ये देखो, प्लस 1/x a/x² माइनस a² dx। अब देखो भाई ये कट गया और इसका मुझे आंसर पता है। इसकी डायरेक्टली मेरे पास बच्चे इंटीग्रेशन है, इसका आंसर आएगा log mod x प्लस x, क्योंकि इसको देख के मुझे पहले खुशी हो गई थी कि इसका मेरे को आंसर आता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है बच्चे, प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसको देखो तो a तो बाहर निकल ही जाएगा, तो बेसिकली इसकी मुझे इंटीग्रेशन नहीं आती। अब यहाँ पर हम हेल्प लेंगे, अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रही हम हेल्प लेंगे बच्चे सब्स्टिट्यूशन की। तो सब्स्टिट्यूशन क्या कहती है कि जब भी x² माइनस a² आएगा तो पुट x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, तो dx इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा tan थीटा d थीटा। तो ये फिल कर लेते हैं बच्चे, इसमें सिर्फ उसी में फिल करेंगे। तो यहाँ पर dx की वैल्यू कितनी है, a तो पहले से ही है, a सीकेंड थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक है। नीचे x को क्या फिल किया है, a सीकेंड थीटा, यहाँ पर भी फिल करो a² सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस a²। अब ये a और a कट गया, ठीक है। a बाहर निकाल लो, अंदर आएगा सीकेंड थीटा tan थीटा d थीटा। वैसे सीकेंड थीटा भी कट सकता है, सीकेंड थीटा। अब ये कितना बन गया, a² बाहर निकालेंगे तो कितना बनेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। ये भी कट कर दो, तो मेरे पास कितना बचा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर करते हैं। तो मेरे पास बचा बच्चे a, ऊपर है tan थीटा d थीटा। अब अंडर रूट a² से ये भी a बाहर आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट।
अब ये ए और ये भी गए तो हमारे पास कितना बचा, tan थीटा बाय tan थीटा डी थीटा, ये भी कट गया। तो मेरे पास रहा 1 की इंटीग्रेशन होती है थीटा। अब थीटा को यहाँ से बच्चे फिल कर लो। थीटा पे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा कितना आएगा, सीकेंट इनवर्स x बाय ए। तो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर कितना आया, सीकेंट इनवर्स x बाय ए। तो हमारा फाइनल बच्चे आंसर कितना आया, फाइनल आंसर आया लॉग मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सीकेंट इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो ये बच्चे आपका आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है। मुझे आंसर मैच करने दो। यस बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ए वुमेन डिस्कवर्ड, देखो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ए वुमेन डिस्कवर्ड ए स्क्रैच अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऑन अ सर्कुलर टेबल टॉप of radius 8 centimeter. She divided the table top into 4 equal quadrants and discovered the scratch passing through origin inclined at an angle of pi by 4 anti-clockwise along positive direction of x-axis. Find the area of the region enclosed by x-axis scratch and circular table top in the first quadrant using integration. तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें आइडिया लग गया कि ये बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से पूछा है। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर बच्चे अगर मैं थोड़ा डायग्राम आपको समझाना चाहूँ, कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ना बच्चे एक टेबल टॉप बना हुआ है, यहाँ पर ना बच्चे एक टेबल टॉप बना हुआ है, इस तरह से है। अब टेबल ऐसा है कि उस लेडी ने उस टेबल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। शी डिवाइड अ टेबल इन 4 इक्वल पार्ट्स एंड स्क्रैच, एक स्क्रैच देखा उसने टेबल पर जो ओरिजिन से पास कर रहा है विद एन एंगल ऑफ पाई बाय 4। वैसे देखा जाए तो ये लाइन जो है बच्चे वो ऐसे बनेगी, देखा जाए तो वो लाइन जो है बच्चे वो ऐसे बनेगी, ठीक है। अब देखो, अब कुछ श्योरिटी नहीं, देखो मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, अगर सर्कल है, सर्कल की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, सर्कल की इक्वेशन कैसी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, यही होगी ना, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल देखो, लाइन की इक्वेशन, लाइन के बारे में कुछ नहीं पता, हमें इतना पता है लाइन जो है वो कहाँ से पास कर रही है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है पाई बाय 4। मतलब लाइन की मैं स्लोप निकाल सकता हूं बच्चे, ये +1 में टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप कितनी आई 1। इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई नॉट एक्स, सॉरी स्लोप x माइनस एक्स नॉट। अब स्लोप है इसकी 1, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू x आ गया। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। अब हमें इसके बाद क्या निकालना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो आपको हमेशा पता है। कर्व्स को पहचान लिया, पॉइंट CPDA आपको याद होगा, ठीक है। अब देखो कर्व्स को पहचान लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर वैल्यू फिल करो, यहाँ पर जैसे आप वैल्यू फिल करते हो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, x कितना आ गया प्लस माइनस 4√2 लिख सकता हूँ इसको, 4 4 16, यस 4√2 आ गया। अगर x 4√2 है तो y भी 4√2 आया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चे कितने आए, 4√2 4√2, ये कितना है -4√2 -4√2। डायग्राम बच्चे आपकी बन गई है, डायग्राम बच्चे आपकी बन गई है एकदम क्लैरिटी से। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसा करके देखो नेक्स्ट पे मैंने डायग्राम बना रखी है, आपको पता है ये पॉइंट कितना है 4√2, ये 4√2, ये पॉइंट कितना है आपको पता है -4√2 -4√2। डायग्राम पहचान, सब कुछ पहचान। अब एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है, उन्होंने बोला एरिया कौन सा करना है, एक्स एक्सिस स्क्रैच एंड सर्कुलर टेबल। अब देखो बच्चे, एक्स एक्सिस टेबल टॉप और स्क्रैच के बीच में ये वाला एरिया, तो ये वाला बच्चे हमें एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो आपको पता है अगर एरिया निकालने का हमारा तरीका क्या होता है, हम बच्चे चलेंगे यहाँ पर एरिया कैसे निकालेंगे, लेफ्ट टॉप जहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से बच्चे हम स्टार्ट होंगे, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया चलना, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो मुझे इसके नीचे तक का सारा एरिया जो है मिल गया। मैं किसके अलॉन्ग गया, मैं लाइन के अलॉन्ग गया, और x कितना मूव कर रहा है यहाँ पर 0 से लेके 4√2 तक, ठीक है। अब मुझे एरिया जो है इतना मिला, अब मुझे और एरिया भी चाहिए, तो मैंने क्या किया बच्चे, मैं यहाँ से
मैं यहाँ से बच्चे जो है वो यहाँ से जहाँ पर छोड़ा था यहाँ तक चल के गया। मैं किसके अलॉन्ग गया? मैं सर्कल के अलॉन्ग आया। मैं सर्कल के बच्चे अलॉन्ग आया 4√2 से। ये बच्चे कितना, ये रेडियस 8 दी हुई है तो ये 8 होगा। ये पॉइंट कितना है बच्चे? 8,0। ठीक है, तो ये मैं सर्कल के अलॉन्ग आया। ये लो जी, बस तो मेरा सारा एरिया मुझे मिल गया। अब जस्ट हमें सॉल्व करना बच्चे। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी? x dx 0 से 4√2। सर्कल की इक्वेशन बच्चे क्या है यहाँ पर? 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 8 स्क्वायर माइनस एक्स। आपको पता है ना कि जिन बच्चों ने मेरे से बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा है उनको पता है, मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन के बिना भी कर सकते हैं। इतने अच्छे तरीके से मैंने करवाया। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ एनसीईआरटी वन शॉट देख लो, नहीं तो हमारी डायरेक्टली 13 प्रो सीरीज देख लो, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपने 10, 12, 20, 30 क्वेश्चन मतलब जितने मैंने करवाए हैं वो कर लिए, आपके 5 या 6 नंबर पक्के हैं बच्चे। ठीक है, अब देखो आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है? एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर 0 से 4√2 है, यहाँ पर भी 4√2 से 8 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब याद होगा आपको, x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a 4√2 से 8 तक। अब ये बच्चे कितना बनेगा? 1/2 तो बाहर निकाल लो। 4√2 का स्क्वायर कितना होगा? 32 है ना। 4 4 6, यस वो 0 ही है। प्लस यहाँ पर पहले 8 फिल करेंगे तो 8 फिल करेंगे तो कितना आएगा? 0। 64/2 साइन इनवर्स 8/8 1 होता है, माइनस लोअर लिमिट फिल करो तो यहाँ पर कितना आएगा? 4√2/2 4√2/2। इसमें ये 64 है, ये कितना बना? स्क्वायर बना 32 है ना। 32 बना, 32 √32 ही बन गया। ये √32 ही बन गया। यहाँ पर 64/2 साइन इनवर्स 4√2/8। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आएगा 16, तो ये बन गया बच्चे 32, तो यहाँ पर आया 32 साइन इनवर्स 1। साइन 1 कब होता है? π/2 पर। ये कट कर दो बच्चे, या ऐसा करो अभी रहने दो, अभी रहने दो। ये भी 4√2 बनेगा। 4√2 इंटू 4√2 कितना आएगा? 4/6 32, फिर 32/2 ही बनेगा। ये कितना बना? प्लस 32। अब ये बच्चे 4√2/8 है, इसको सॉल्व कर लो। 4 2 8, तो √2/2 है, तो ये बेसिकली बन गया 1/√2। तो साइन 1/√2 कब होता है? इसको अगर आप हटाओगे ना, ये बनेगा 1, ये बनेगा √2। साइन 1/√2 कब होता है? 45 पर। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर कितना आंसर आया? 16, इसको कट करो, प्लस 16π, इसको कट करो, माइनस के 16, इसको कट करो, माइनस 8π। तो ये आपस में कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आया? 8π। मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ। यस, मेरा आंसर जो है बच्चे बिल्कुल एक्यूरेट है। चलें जी आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आ जाओ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कहाँ से पूछा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कहाँ से मैंने पूछा है? यस, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मुझे लग रहा है जिसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है बच्चे, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पर आपको, अगर हमने मेरी ट्रिक्स वाली वीडियो देखी है, सर हमें पता है ये होमोजीनियस है। अब यहाँ पर आपको एक बात खटक रही होगी कि सर आपने बताया था कि अगर ऐसा कुछ भी हो ये होमोजीनियस है, बट होमोजीनियस में कांस्टेंट नहीं होता, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। पहले इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम? एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस XY, इसको आप क्या लिखोगे? 1 + cos 2 थीटा। देखो 1 + cos 2 थीटा जो होता है वो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 + cos y/x कितना होगा? 2 cos स्क्वायर y/x/2, क्योंकि थीटा का 2 थीटा का हाफ कितना? थीटा। y/x का हाफ कितना होगा? y/2x। कितना लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर गया और ये क्वेश्चन आपको पेपर में 25 में पूछा गया। इतना अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पता है ये होमोजीनियस है, तो देखो बच्चे होमोजीनियस है ना, तो आपको पता अगर ये होमोजीनियस है तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। 2 cos स्क्वायर y/2x + xy। थोड़ा ढंग से लिख लो इसको, dy/dx 2 cos स्क्वायर y/2x + xy होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? पुट y = vx, तो डेरिवेटिव कर दो बच्चे v + x dv/dx।
ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज फिल करते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, 2 cos स्क्वेयर y बाई एक्स को v पुट कर लो, v बाई 2 बन गया, प्लस एक्स वाई को v एक्स पुट कर लो, डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से ऐसा करो बच्चे, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है ना, तो इस ऐसा करो, अगले स्टेप में v को इधर ले आओ, x डी वी बाई डी एक्स, मुझे लगा था पहले x कट जाएगा, 2 cos स्क्वेयर v बाई 2 प्लस वी एक्स स्क्वेयर माइनस वी डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। अगले स्टेप में बच्चे क्या होगा, अगले स्टेप में 2 cos स्क्वेयर v बाई 2 प्लस वी एक्स स्क्वेयर माइनस वी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, ये आपस में कट गया। अब जैसे ही बच्चे ये आपस में कट गया, इसको सेपरेट करने की कोशिश करो, इसको इधर ले आओ, डी वी कॉस सॉरी डी वी बाई कॉस स्क्वेयर वी बाई 2 को भी इधर ही ले आओ, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dx को ऊपर ले जाओ और x को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा x क्यूब। अब बच्चे आपको पता है 1/2 को बाहर रखो, ये बन गया सीकेंड स्क्वायर v बाई 2, और इसकी इंटीग्रेशन मेरे को आती है, इसकी इंटीग्रेशन भी मेरे को आती है, दोनों की इंटीग्रेशन मेरे को आती है। तो नेक्स्ट पेज पे करें, 1/2 सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan v बाई 2, अब v बाई 2 का भी करना पड़ेगा नीचे 1/2 इज इक्वल टू माइनस x की पावर -2 -3 प्लस -2 डिवाइड बाई -2 प्लस c। तो ये बच्चे आपका आंसर है, इसको यहाँ पर लिख लो, इसको लिख लो tan y बाई 2x माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस सी, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू 1 है, y पाई बाई 2 है, x की वैल्यू 1 है, y जो है वो पाई बाई 2 है। अगर आप x को 1 और y को पाई बाई 2 फिल करो, यहाँ पाई बाई 4 बनेगा, माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस सी, 10 पाई बाई 4 1 होता है, इज इक्वल टू माइनस 1/2, सी कितना आया 1 प्लस 1/2 दैट मीन्स 3/2। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, tan y बाई 2x माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2। तो ये बच्चे आपका आंसर है, मुझे आंसर चेक करने दो, यस बिल्कुल सही है बच्चे। तो ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन पर। और लास्ट क्वेश्चन किसका लग रहा है यार, प्रोबेबिलिटी को कैसे भूल सकते हैं। तो मैंने ना ये केस स्टडी उठाई है बच्चे, ट्रस्ट मी, मतलब देखो मैं सही बताऊं बच्चे, हमें पता है हमारी केस स्टडी कहाँ से आने वाली है, बट मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ना वो केस स्टडी में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी, ध्यान से पढ़ना एक बार, ठीक है। और अगर आपने मेरे से केस स्टडी पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो मैंने प्रोबेबिलिटी ट्रिक्स तो आपको बताई हुई हैं। अब साथ साथ केस स्टडी के लिए बच्चे प्रो टिप ये है कि आपको जो है सारी समरी बना लेनी है। कैसे, देखो सम स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू हैव आर हैविंग मिसकंसेप्शन, कुछ बच्चों को मिसकंसेप्शन है कंपेयरिंग डेसिमल, उनको डेसिमल कंपेयर करने में दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मे मेंशन दैट कि ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो ये उससे बड़ा है। कहने का मतलब बच्चे ये है कि बच्चों को डेसिमल के बारे में कुछ नहीं पता। बच्चे कि देखो ये नंबर जो है और ये नंबर, बच्चे बोल रहे हैं कि ये वाला नंबर बड़ा है, मतलब बच्चों को डेसिमल के बारे में ज़्यादा नहीं पता। A decimal comparison test was administered to the students of the class 6th through the following question. In recently held sports day in a school, 5 students participated in a javelin throw competition. The distance to which they have throw javelin are shown. देखो बच्चे बेसिकली क्या है, बच्चों को यहाँ पर डेसिमल में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेस्ट लिया 6th क्लास के बच्चों का, और कुछ बच्चों ने जैवलिन थ्रो फेंका, इसने इतनी दूर फेंका, इसने इतनी दूर है, इस तरह से अजय ने, बिजॉय, कार्तिक, दिनेश और देवेश, इन्होंने इतनी दूर, सब कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब दिखना यहाँ पर आपको और कंफ्यूज करेंगे। द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई हु हैज थ्रोन द जैवलिन फारदेस्ट, किस बच्चे ने जैवलिन जो है वो सबसे दूर फेंका है। वैसे तो हमें पता है कि इस बच्चे ने सबसे ज़्यादा दूर फेंका है, ठीक है, चलो वो हमारा पार्ट नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा 6th क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है क्लास 12th का। बेस्ड ऑन द टेस्ट अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट्स, द टीचर कंक्लूड्स दैट 40% ऑफ द स्टूडेंट हैव मिसकंसेप्शन इन द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल कंपैरिजन एंड रेस्ट डू नॉट हैव। तो यहाँ से टेस्ट जो बच्चों ने, टीचर ने लिया, तो टीचर ने क्या गेस किया कि 40% बच्चों को मिसकंसेप्शन है। डाटा ऐसे लिखा करो, और मिसकंसेप्शन मतलब है, ठीक है, मिसकंसेप्शन कितने बच्चों को नहीं है, 60%। डाटा पूरा लिखा करो खुद से, ये पहले का मतलब लिख लिया। आगे क्या है, आगे क्या है, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग मिसकंसेप्शन,
आंसर्ड बिजॉय एज द करेक्ट आंसर। अब देखो बच्चे 80% जिनको बच्चे मिसकंसेप्शन है उनमें से 80% बच्चों ने बिजॉय को 80% बच्चों ने बिजॉय को करेक्ट आंसर लिखा है कि बिजॉय ने सबसे दूर फेंका। समझ में आया? इनमें से 80% बच्चों ने बिजॉय को सही आंसर बोला। 90% of the students who are identified with having no misconception did not answer बिजॉय as their answer। जिनको मिसकंसेप्शन नहीं है उनमें से 90% बच्चों ने बिजॉय को सही आंसर नहीं कहा। देखो अगर आप स्टेटमेंट को बार बार पढ़ोगे ना आपको कंफ्यूजन ही होनी है, बट डेटा को बार बार पढ़ोगे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। डेटा को अब समराइज करो। मिसकंसेप्शन कितने बच्चों को है? 40% को। कितने को नहीं है? 60% को। इसमें से 80% बच्चों ने बिजॉय को सही आंसर बोला, इसमें से 90% बच्चों ने बिजॉय को आंसर सही नहीं बोला। डेटा क्लियर है? अब क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पर डेटा लिख ही देता हूँ ना। डेटा अगर मैं लिखूँ, ये देखो मिसकंसेप्शन वाले बच्चे कितने हैं? 40%। नहीं वाले कितने हैं? 60%। इनमें से 80% बच्चों ने बिजॉय को, इनमें से 80% बच्चों ने बिजॉय को सही आंसर बोला, इनमें से 90% बच्चों ने बिजॉय को गलत आंसर बोला, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट नॉट हैविंग मिसकंसेप्शन? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको बच्चे को मिसकंसेप्शन नहीं है बट स्टिल आंसर बिजॉय इन द टेस्ट। देखो बच्चे हमसे क्या पूछा है कि उसको मिसकंसेप्शन नहीं है बट फिर भी उसने बिजॉय को आंसर लिखा है। अब आपको पता है बिजॉय को नहीं आंसर लिखने वाले कितने? 90%। तो लिखने वाले कितने होंगे? 10%। तो मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 10/100, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट आंसर्स बिजॉय एज हिज आंसर इन द टेबल टेस्ट। सॉरी, देखो प्रोबेबिलिटी करने सबसे अच्छा तरीका यह है, डेटा को लिख लिया अच्छे से, इमेजिन करो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो बिजॉय को सही आंसर लिखेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चे ऐसे हो सकती है, देखो हो सकता है बच्चे कि उसने जो है उसको मिसकंसेप्शन हो सकता है। ऐसा करो, उसको मिसकंसेप्शन है या नहीं है। ऐसा करो बच्चे, उसको मिसकंसेप्शन, इसको ना इवेंट लिखो यार, ये E1 इवेंट है, ये E2 इवेंट है, ठीक है। और बिजॉय को सही आंसर बोलना जो है वो ए है। ए का मतलब क्या है? बिजॉय राइट आंसर, ठीक है। जस्ट मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आपको समझाने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है? प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट ने बिजॉय को सही आंसर लिखा है। अब ये हो सकता है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि वो उस बच्चे को मिसकंसेप्शन हो। अब मिसकंसेप्शन होने के बाद उसने बिजॉय को आंसर लिखा है, या मतलब प्लस उसको मिसकंसेप्शन ना हो। अब मिसकंसेप्शन नहीं होने के बाद उसने बिजॉय को सही आंसर लिखा है, तो यही केसेस बनेंगे। अब आपको पता है कि मिसकंसेप्शन होने के चांसेस कितने हैं? 40%। अब उनमें से कितने बच्चों ने बिजॉय को सही आंसर बोला है? 80/100। कितनों को नहीं है? 60%। उसके बाद कितने बच्चों ने बिजॉय को आंसर बोला? 10/100। तो बच्चे कितना आया? 3200 प्लस 600 डिवाइड बाई 10,000। तो ये बेसिकली आ गया 3800/10,000। मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा इसको, तो ये बच्चे आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हु आंसर्ड एज बिजॉय इज हैविंग मिसकंसेप्शन? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चा बिजॉय को आंसर कर चुका है उसको मिसकंसेप्शन है। जो बच्चा आंसर बिजॉय को कर चुका है, वो आंसर बिजॉय को कर चुका है, मतलब वो इवेंट हो चुका है, ठीक है। अगर वो इवेंट हो चुका है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको मिसकंसेप्शन है। अब ये भी तो हो सकता है बच्चे उसको मिसकंसेप्शन जो है वो ना हो। तो ये किसका क्वेश्चन है? ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है? E1/A। वो आंसर कर चुका है बिजॉय को, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मिसकंसेप्शन है। तो इसका फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, हमको जल्दी जल्दी बताओ। E1/A, यहाँ पर कितना आएगा? E1A/E1। नीचे कितना आएगा बच्चे? E1A/E1, E2A/E2। अब E1 की प्रोबेबिलिटी बच्चे कितनी है? E1/A। E1 की प्रोबेबिलिटी बच्चे कितनी है? E1 की प्रोबेबिलिटी है 40/100 इंटू 80/100। और नीचे वाला
पोर्शन जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो कितना है 3800 बाय 10,000। ये भी कितना आएगा 3200 बाय 10,000, 3800 बाय 10,000। ये आपस में कट गया तो मेरे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चे 3200 बाय 3800। ये आपका आंसर है। अब देखो लास्ट बोनस क्वेश्चन क्या पूछा है। बोनस क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हु आंसर्ड एज बिजॉय इज अमंग द स्टूडेंट हु डू नॉट हैव मिसकंसेप्शन। देखो ये वही क्वेश्चन है, यहां पर हमें क्या फाइंड करना होगा E2 बाय A। ठीक है, E2 बाय A अगर हमें फाइंड करना है, वैसे देखा जाए तो दो पार्ट्स ही हैं, तो दोनों पार्ट्स में अगर उसको माइनस कर देंगे 1 में से तो वही आंसर आएगा। फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देख लो बच्चे ये E2 बाय A सेम फॉर्मूला ही है, जो हमें वैल्यूज चेंज करनी थी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चे हमने सभी क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आई होप बच्चे 13 के 13 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, और अगर आपको अच्छे लगे हैं, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, अगर आपको मेरे एफर्ट्स में ऑनेस्टी दिखती है, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करना। और यहाँ पर बच्चे मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसके जो नोट्स हैं बच्चे वो जल्दी ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। मतलब ये जो 13 के 13 क्वेश्चन हैं इसके जो नोट्स हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर जाके अभी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और आप ऐसी ही सीरीज़ और भी चाहते हो, आप चाहते हो कि ऐसी ही 2-3 वीडियोस और भी आनी चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिखना कि यस सर हमें वीडियोस चाहिए। तो बच्चे इसी तरह से लगे रहना, डटे रहना और डीमोटिवेटेड नहीं होना, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। हम इसी तरह से लगे रहेंगे, डटे रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि इस साल हमारा सपना है कोई भी बच्चा मैथ्स के कंपार्टमेंट के पेपर में नहीं बैठेगा। 100% रिजल्ट और 0% कंपार्टमेंट। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।